स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अपने कल कॉलेज चैप्टर से ही संबंधित है, प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है और ऑस्मोसिस को प्रयोग द्वारा किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण ही परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही पार होने देगी वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाई थी। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि केवल विलायक के अणुओं का ही विसरण किया जा रहा है तो इसे परासरण कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन ये भी दे सकते हैं कि परासरण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला ऐसा पृथक्करण है जिसमें अधिक सांद्रता के अणु कम सांद्रता के अणुओं की ओर गमन करते हैं। या इसकी तीसरी परिभाषा भी अपन दे सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता के विलयन, अब विलयन यदि कम सांद्रता का होगा तो उस स्थिति में विलायक उच्च सांद्रता का होगा। यहाँ विलयन की बात कर रहे हैं अपन, तो विलायक उच्च सांद्रता का होगा तो विलायक मतलब जल, तो उच्च सांद्रता से अब ये किधर जाएगा, अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ, और सांद्रता अधिक होगी तो विलायक जो है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बच्चों, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा तीसरी ये भी हो सकती है, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो केवल आप ये एक परिभाषा से भी अपना काम चला सकते हैं। परासरण को एक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रयोग से आपको परासरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परासरण को प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। एक तो पात्र चाहिए। ये जो पात्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पात्र में हमने क्या भर रखा है बच्चों, जल। इस जल से भरे हुए पात्र में हम एक थिसिल कीप लेते हैं। थिसिल कीप जो कि ऊपर से सकरी नीचे से चौड़ी होती है, ऐसी कीप लेकर हम इसको उल्टी इस पात्र के अंदर डुबोएंगे। उससे पहले इसके जो नीचे वाला सिरा है इस पर चर्मपत्र को हम कह सकते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो केवल जल के अणुओं को ही अपने अंदर से पार होने देता है। तो इस चर्मपत्र को हम इसके मुख पर बांध देते हैं और मुख पर बांधने के बाद इस थिसिल कीप के अंदर चीनी का घोल भर लेते हैं। अब चीनी का घोल भर लिया तो मतलब इसमें विलायक के अणुओं की सांद्रता कम है, विलेय के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि विलायक क्या होता है, जल। हमने आपको बताया था, तो पानी कम होगा, चीनी ज़्यादा होगी, तभी तो चीनी का घोल बोलेंगे इसको। दूसरी तरफ ये जल है, यहाँ पर ये विलायक जो है, यहाँ ये विलायक जल है, यहाँ इसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल जाएगा। तो उस स्थिति में कुछ समय बाद हम देखेंगे, यदि हमने इसको पानी में डुबो दिया तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसमें ये चीनी के घोल का स्तर जो पहले ए स्थान पर था, ये धीरे धीरे बढ़कर कहाँ चला जाएगा, बी स्थान पर चला जाएगा। यानी ए से बी तक जो है कौन सी क्रिया हुई है, परासरण की क्रिया। और परासरण क्रिया के द्वारा जल जो है वो पहुँच गया चर्मपत्र से होता हुआ थिसिल कीप के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं परासरण के प्रकार। तो परासरण के जो प्रकार है वो दो प्रकार है। परासरण दो प्रकार का हो सकता है, एक अंतःपरासरण और दूसरा बहिपरासरण। पहले बात करेंगे अंतःपरासरण या एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल के अणु अल्प परासरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं।
इसे ही अंतःपरासरण कहते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, यदि आप कुछ किशमिश लेंगे और उस किशमिश को आप जल से भरी हुई पानी की कटोरी में रख देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि उसके अंदर जो किशमिश थी वो किशमिश फूल जाती है। किशमिश का फूलना अंतःपरासरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा है बहिःपरासरण। यदि कोशिका को अतिपरासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, इसे बहिःपरासरण कहते हैं। अब जो हमने क्या किया था, जो किशमिश जो फूली हुई थी उनको यदि हम ज़्यादा, जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में चीनी घोल रखी है, यानी चीनी का जो अतिपरासरी विलयन है उसमें यदि डाल दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो स्वतः ही फट जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। यानी जो किशमिश थी, किशमिश का पानी जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कोशिका से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं बहिःपरासरण। अब पादपों के लिए परासरण का क्या महत्व है, तो पादप जो है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण प्रक्रिया द्वारा ही करते हैं। मूल रोम जो आपने कक्षा 11 में पढ़े थे, जिनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, वो परासरण द्वारा ही होता है। कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण के द्वारा ही बनी रहती है। स्फीत अवस्था यानी कोशिका जो फूली हुई रहती है, कोशिका में निश्चित मात्रा में जो जल बना रहता है वो भी परासरण द्वारा ही बना रहता है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि यानी नवीन कोशिकाओं की वृद्धि परासरण द्वारा ही होती है। और चौथा है पादपों को हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाना, यानी पादपों को अधिक ठंड में जमने भी नहीं देता है परासरण, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो उसको शुष्क होने या डेसिकेशन होने भी नहीं देता है। तो इसलिए पादपों का परासरण के लिए बहुत महत्व है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ऐसा आपसे अनुरोध है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे नया चैप्टर अपना जो है, जिसका नाम है, ये चैप्टर तो यही रहेगा लेकिन इसका अगला टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे अपन कल। जो मैंने आपको एक विसरण पढ़ाया था, इस विसरण में एक एग्जाम्पल जो है उसमें थोड़ा सा चूक हो गई थी। उस एग्जाम्पल को आप यहाँ से देख लीजिए कि ऐसी परत जो अपारगम्य थी, अपारगम्य के उदाहरण में आपको एग्जाम्पल जो है वो क्यूटिकल और कॉर्क लिखना है। गलती से ये एग्जाम्पल मैंने टोनोब्लास्ट करवा दिया था। ये टोनोब्लास्ट एग्जाम्पल जो है ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में आएगा या अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर आएगा। तो आप इसको सही कर लें। टोनोब्लास्ट जो है ये आपकी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के साथ वाले एग्जाम्पल में आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ ठीक से देख लीजिए आप, टोनोप्लास्ट जो है ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली में आएगा, और जो अपारगम्य में है उसमें उपत्वचा और कॉर्क आएगी। आप इस एग्जाम्पल को सही कर लें, ऐसा आपसे अनुरोध है। थैंक यू।